राजभाषा के संदर्भ में कुछ भ्रामक धारणाएं भी भाषाई समुदाय में, समाज में दिखाई और सुनाई देती हैं। राजभाषा के संबंध में भाषाविद आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने स्पष्ट लिखा भी है कि शासन, विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ये तीन एक प्रकार के स्तंभ हैं किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के। इस तरह शासकीय कार्यों के निष्पादन में और वैधानिक कार्यों के निष्पादन में, यानी संविधान में नियम आदि, कानून आदि जो बनाए गए हैं, कार्यपालिका जो उसे इम्प्लीमेंट करती है, जो उन नियमों को लागू करने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाती है, और न्यायपालिका जो उन नियमों का पालन कराने के प्रावधान सुनिश्चित करती है। ऐसे तीनों क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में, विधि विधान में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में, इन सब में जहां जो भी कार्य होता है उस कार्य के निष्पादन की सशक्त माध्यम बनती है जो भाषा, उसे राजभाषा कहा जाता है। ऐसे ही भाषा वैज्ञानिक, भाषाविद डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने राजभाषा को राजकाज की भाषा कहा है। कुछ लोग भ्रामक विचार प्रचारित करते हैं कि राज करने की भाषा, राज करने की भाषा नहीं है, राजकाज के निष्पादन की भाषा, यह डॉक्टर भाटिया ने कहा भी है। इस तरह राजभाषा का तात्पर्य राज्य के 3 प्रमुख अंगों की भाषा से होता है, और ये अंग हैं, हम सब जानते हैं, संसद। संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा दोनों, और राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होते हैं। अदालतें, हमारी जो अदालतें हैं, यानी विधि के कार्यों का निष्पादन करने वाली संस्थाएं, व्यवस्थाएं, वो चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन अदालतों में और प्रशासन या सरकार के समस्त कार्यों, कार्यपालिका द्वारा समस्त कार्यों के निष्पादन का क्षेत्र हो। ये 3 अंग बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन तीनों अंगों का संबंध पूरे देश की संसद से होता है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, प्रदेशों के विधान मंडलों से होता है, अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी भाषा में वो काम करते हैं। हिंदी राजभाषा के दायित्व को निभा रही है, उसका निर्वाह कर रही है, और अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में, जिसको को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, काम कर रही है। इन भाषाओं को यह दायित्व भारत की संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिया गया है। यानी केंद्र के स्तर पर हिंदी जो राजभाषा है, और विभिन्न राज्यों के स्तर पर राजकाज जो आंतरिक स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर होगा, वो वहाँ की भाषा, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी आदि आदि। राजभाषा हिंदी के अगर इतिहास और उसकी पूर्व पीठिका पर विचार करें तो दुनिया का अति सभ्य और प्राचीन देश भारत माना जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा रहन सहन, आचरण, व्यवहार, रीति रिवाज, इन सब के आधार पर देखें तो भारत में एक प्राचीन युग से, प्राचीन काल से, बल्कि प्रारंभिक दौर से शासन चलता रहा है, और उस शासन को चलाने के लिए किसी न किसी प्रशासनिक व्यवस्था की उपयोगिता या सार्थकता रही है। बिना प्रशासनिक व्यवस्था के किसी भी इतने बड़े राष्ट्र को चला पाना, सुनियोजित ढंग से
गतिशील बनाना, विकासमान बनाना ये सरल नहीं होता। तब इससे संबंधित साहित्य को राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दंड नीति, स्मृति आदि नामों से अभिहित किया जाता था। यानी उस समय बिल्कुल प्रारंभिक दौर में हम कहीं उसे राजनीति के आईने में देखते थे, कहीं उसे विज्ञान के प्रतिबिंब के रूप में देखते थे, अर्थशास्त्रीय व्यवस्था के रूप में देखते थे, दंड नीति और स्मृति ग्रंथों के रूप में उनको देखते रहे। तब प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की अभिव्यक्तियां, वो जो प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो सामान्य शब्द है और एक अवधारणात्मक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। इन अभिव्यक्तियों को राजकीय अभिलेख तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उनका प्रयोग काव्य और इतिहास में भी प्रचुर मात्रा में होता रहा है। तो हमारे यहाँ साहित्य भी, इतिहास भी, भूगोल भी इस क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाता रहा। इसलिए वेदों में हमारे यहाँ 4 वेद, जिनको भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास भी कहते हैं, जिसमें भारतीय संस्कारों का प्रतिबिंबन भी हम देख सकते हैं। वो चाहे अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, ये जो 4 वेदों की परिकल्पना हमारे यहाँ की गई है। उपनिषदों की बात करें, जो वेदों का बाद का हिस्सा है, वेदांत जिसको कहते हैं, औपनिषदिक चेतना, महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, ऐसे अनेक धार्मिक ग्रंथों में राजा उनके प्रकारों को, उनकी नियुक्ति को, उनके मंत्रित्व को, उनकी पदाधिकारिता को, उनके आचार संहिता को, शासन प्रशासन के नियम और कानूनों को, संचालन की विधि और प्रविधि को, इन सब के उदाहरण हमें हमारे इन महत्वपूर्ण पारंपरिक ग्रंथों में मिलते हैं। इसका मतलब हमारे पास शासन प्रशासन का अपना एक इतिहास तो रहा है, लेकिन जब आतताई हम पर काबिज हो गए, विदेशी हम पर काबिज हो गए, वो चाहे मुगल हों या अंग्रेज हों, तो उन्होंने हमें हमारी विधि प्रविधि के अनुकूल काम करने की अनुमति नहीं दी। और हम जानते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई। जब पराधीन होता है व्यक्ति, तो फिर वह अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने संकल्प से काम नहीं कर पाता। उसे उस शासकीय व्यवस्था के अनुशासन में ही अपने कार्यों का निष्पादन करना भी होता है। इसलिए उस समय राजकाज और प्रशासन की भाषा संस्कृत थी। ये जब स्मृति ग्रंथों की बात हम करें, जब हम विधि और विधान की मान्यताओं की व्याख्या करने वाले ग्रंथों की बात करें, तो भाषा पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो संस्कृत भाषा की बहुलता या प्रयोग बाहुल्य यह था। इस तथ्य के प्रमाण हमें प्राचीन सरकारी लेखों में मिलते हैं, अभिलेखों में मिलते हैं, पुराने पत्रों में भी मिलते हैं। कानून, जो नियम जो पहले बनाए गए थे, जिनका पालन अनुपालन इस देश में पहले से चलता आ रहा था, उन सब में भी हम इस प्रकार के तथ्यों के प्रमाण देख सकते हैं। ऐसे नियम, सरकार से संबंधित अभिलेख, ये सब इस बात के साक्षी हैं, प्रमाण हैं कि हमारे पास शासन प्रशासन का अपना एक इतिहास तो रहा है। लेकिन हमारी व्यवस्था ये है कि यथा राजा तथा प्रजा, और राजाज्ञा का अनुपालन करते हुए हमें अपने विधि विधानों को, अपने नियमों कानूनों को एक प्रकार से साइलेंट मोड पर भेजना पड़ा। कालांतर में संस्कृत विशिष्ट वर्ग और साहित्यिक ग्रंथों तक ही सीमित रह गई और जनता से दूर होती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप समयानुसार प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा आदि, इनका प्रयोग राजकाज में होने लगा। यानी संस्कृत का जब प्रयोग बाहुल्य कम हुआ, संस्कृत के प्रति
अभिरुचि कम हुई या की गई, और तब धीरे धीरे संस्कृत के और हिंदी के बीच की जो कड़ियाँ हैं वो इन तीन भाषाओं में विशेष रूप से हमें दिखाई देती हैं, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। और उस समय के शासकों ने इन भाषाओं में ही राजकाज किया। लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी के निकट पहुंचकर, आसपास पहुंचकर, पूर्वी पंजाब से बंगाल तक प्रचलित सभी बोलियों और भाषाओं को हिंदी ने लगभग आत्मसात कर लिया। यानी वे बोलियां, उपबोलियां धीरे धीरे हिंदी में समाहित होती चली गईं और राजकाज की भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगी। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि हिंदी का उत्तर पूर्वी और मध्य भारत की समस्त भाषाओं से गहरा रिश्ता पहले से रहा और उसी का लाभ हिंदी को मिला। यानी हम देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत, इनके सभी भाषाओं से, वहाँ प्रयोग में आने वाली, संवाद और संपर्क के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से रिश्ता हिंदी का पहले से ही रहा है। जैसे राजपूतों के शासन की भाषा डिंगल पिंगल वस्तुतः राजस्थानी हिंदी ही थी, जिसमें शासकीय पत्र, टिप्पणियाँ, राज कर्मचारियों की आचार संहिता, नियम कानून, राजा के आदेश आदि, ये सब के सब डिंगल पिंगल में अभिव्यक्ति प्राप्त करते थे। भारत में मुगलों के आगमन के पश्चात देश के इन भागों में जहां उन्होंने शासन स्थापित किया, जहां जहां मुगल शासक हम पर काबिज हुए और अपना शासन उन्होंने चलाया, अरबी फारसी को भारतीय भाषाओं के साथ प्रशासन में अवश्य स्थान दे दिया। यानी अनिवार्य रूप से फारसी और अरबी उसकी सहायिका हो गई। किंतु उत्तर भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सूरी और मुगल वंशों के विभिन्न बादशाहों के शासन में हिंदी के प्रयोग के प्रमाण और साक्ष्य मिलते तो हैं, लेकिन प्रतिशत बहुत कम है, तुलना में बहुत कम है। औरंगजेब के शासन में तो हिंदी का प्रयोग फारसी के साथ साथ होता रहा। मुगल काल के समय सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले शब्दों जैसे सरकार, जैसे तहसीलदार, जैसे वकील, जैसे चपरासी, जैसे सिपाही, अमीन, दफ्तर, खजांची, माल, मकान, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उनका प्रयोग होता रहा। और ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग आज भी बेधड़क होकर, निधड़क होकर किया जाता है। यही मराठों के शासनकाल में भी देखने को मिलता है, जहां युद्ध के पश्चात तैयार किए गए सभी संधि विषयक दस्तावेजों, पत्रों, राजनीतिक, व्यापारिक समझौतों, अध्यादेशों, प्रमाण पत्रों आदि की भाषा हिंदी में हमें उपलब्ध होती है। यानी हिंदी थी। तो हिंदी का होना इन सब पत्र प्रारूपों में या नियमों कानूनों में ये एक अच्छी स्थिति थी। किंतु अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में तत्कालीन प्रचलित राजभाषा फारसी को ही पहले तो प्रारंभ में प्रश्रय दिया। फिर 1835 तक आते आते लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को भारत की शिक्षा, शासन प्रशासन, ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। लॉर्ड मैकाले के विषय में हम सब जानते हैं। उनकी मान्यता थी कि इस देश की सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं और उन जड़ों को काटना, समाप्त करना, उनसे मुक्त करना देशवासियों को ये बड़ा कठिन, चुनौती भरा और असंभव प्राय है। इसलिए उनका ये प्रस्ताव था लॉर्ड मैकाले का कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत को यदि अपने अधीन लेना है तो यहाँ की भाषाओं को नष्ट करना होगा, क्योंकि भाषा ही सांस्कृतिक विरासत की संरक्षिका बनती है, उसकी पोषक बनती है। इसीलिए
अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में फारसी के स्थान पर 1835 तक आते आते अंग्रेज़ी को स्थापित कर दिया और धीरे धीरे वह न केवल पूरी तरह से भारतीय प्रशासन की भाषा बन गई, बल्कि भारत में शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, धंधे, आयात निर्यात, इन सब के लिए भी वो एक महत्वपूर्ण भाषा बनती चली गई। फिर भी अंग्रेजी शासक यह महसूस करते रहे कि भारत की भाषाओं को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी को और अन्य प्रदेशों में, राज्यों में वहाँ की भाषाओं को प्रशासन की माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा दीक्षा की भाषा बनाकर, एक सशक्त माध्यम बनाकर स्वीकार किया, प्रस्तुत किया। हिंदी को लेकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वयं अंग्रेज़ लड़ते रहे, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में अंग्रेज़ों ने ही हिंदी को बचाकर रखना, हिंदी के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति को समझने के प्रयत्न करना, इसके लिए उन्होंने हिंदी को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ी। इनमें उल्लेखनीय नाम फ्रेडरिक पिनकॉट का आता है। ब्रिटिश सरकार से उनकी यह लड़ाई सन 1868 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी, जबकि वे उस समय उनकी आयु जो है वो कुल 32 वर्ष की थी। सन 1888 में श्रीधर पाठक को लिखे गए पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि 20 साल पहले मैं एकमात्र यूरोपियन था जिसने सरकार पर हिंदी के बारे में दबाव डाला, और 10 साल बाद इस नियम को बनवाने में मैं सफल रहा कि भारत जाने वाले अंग्रेज़ों के लिए, यदि कोई अंग्रेज़ भारत देश में प्रवेश करता है, यहाँ आना चाहता है, तो उन अंग्रेज़ों के लिए हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। ये जो प्रावधान किया गया उससे भी हिंदी सीखने, हिंदी में अध्ययनरत होने, पठनीयता, लेखन आदि इन क्षेत्रों में मदद मिली। वस्तुतः लोक भाषा में ही लोक आंदोलन होते रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब जनता की भाषा को महत्व देने की आवाज़ उठाई गई, बुलंद हुई, तो राष्ट्रीय संघर्ष में हिंदी का संघर्ष भी जुड़ गया। यानी राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का जो संघर्ष था, स्वतंत्र राष्ट्र की अवधारणा पर कार्य करने का जो संकल्प था, उसमें हिंदी का संघर्ष यह भी समाहित हो गया, जुड़ गया। गौरतलब है कि 19वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी के संघर्ष का संकेंद्रण अदालती भाषा के रूप में अपने हक की लड़ाई के लिए इर्द गिर्द घूमने लगा, यानी स्वीकार होने लगा। पर 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में अंग्रेजी और हिंदी का संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष का अभिन्न अंग बन गया। यानी यहाँ तक आते आते हिंदी और अंग्रेजी का जो संघर्ष था वो राष्ट्रीय संघर्ष बन गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ऐसे कितने ही नाम हैं जो उस समय के प्राय सभी नेताओं, सभी साहित्यकारों और जागरण करने वाले, जागृति का मंत्र संचरित करने वाले कर्ताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी की भूमिका को अपने अपने ढंग से रेखांकित किया, आत्मसात किया, और आज़ादी की प्रमुख भाषा हिंदी बन गई। इन्हीं नेताओं, जागरणकर्ताओं और साहित्यकारों के प्रयास का फल था कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा बनाने की बात मुखर हो सकी।
अगर ये प्रयत्न न किए जाते, ये दबाव न बनाए जाते, तो हो सकता है आज़ादी के बाद हम हिंदी को राजभाषा का दर्जा न दे पाते। स्वाधीनता के बाद हिंदी को प्रशासन की भाषा के रूप में विकसित करने का निश्चय यदि किया गया तो इसलिए कि भाषाई स्वाभिमान स्वतंत्र राष्ट्र का अभिन्न अंग होता है। इससे किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी भाषा में, वहाँ की भाषा में ही होती है। अब इसको विडंबना ही कहा जा सकता है कि लगभग 8 दशक की आज़ादी हमने देख ली, लेकिन अभी भी हम 100% कार्यों का निष्पादन, समस्त कार्यों का निष्पादन, हर अनुशासन के कार्य की पूर्ति हम अपनी भाषा में नहीं कर पा रहे। हिंदी को राजभाषा या प्रशासन की भाषा के पद से सुशोभित करने के पीछे यह धारणा भी थी कि हिंदी केवल ज्ञान विज्ञान, अध्ययन, साहित्य आदि की ही भाषा न रहे, बल्कि लोक संपर्क की भाषा भी बने, बल्कि प्रशासनिक भाषा का जामा पहनाकर सरकारी काम और समस्त प्रकार के कामकाज, बोलचाल या कार्य व्यवहार की भी भाषा बन जाए, ये प्रयत्न हिंदी के संदर्भ में किए जाते रहे। इसके लिए वैधानिक व्यवस्था की गई, मानवीय और भौतिक संसाधन जुटाए गए, सरकारी कार्यालयों और क्षेत्रों में ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयत्न किया गया कि धीरे धीरे हिंदी दैनिक कार्यों की भाषा भी बनती जाए। इसी के कारण 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा, केंद्र की, संघ की राजकाज की भाषा घोषित किया गया। संवैधानिक उपबंधों की बात करें यदि, तो कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही होगी। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 343(2) में लिखा कि वह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ में 26 जनवरी 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का यथावत प्रयोग होता रहेगा, ताकि हिंदी इस अवधि के दौरान शासन, विधान, कार्यपालिका, नगरपालिका आदि के कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए, समर्थ हो जाए, शिक्षण प्रशिक्षण हो जाए, अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल हिंदी में काम करने का बन जाए। ये सब संभावनाएं खोजी गई। संविधान के अनुच्छेद 343(3) में, जो कि महत्वपूर्ण है, संसद को यह अधिकार भी दिया गया कि 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह चाहे तो, यानी 15 साल तक तो सह राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर दी गई, लेकिन यह भी छूट दे दी गई कि यदि व्यवस्था चाहे तो 15 वर्ष का समय बीतने के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने का प्रावधान किया जा सकता है, विधि बनाई जा सकती है, कोई उपबंध जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार के प्रावधान से हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान करने के बाद भी अवरोधात्मक संवैधानिक उपबंधों का सामना करना पड़ा और अभी भी करना पड़ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार माननीय राष्ट्रपति महोदय को यह आदेश दिया गया कि संविधान के प्रथम 5 वर्ष तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जाए। संविधान के अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान कर दिया गया कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 346 में यह भी साफ साफ आदेश दिया गया कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य या संघ के मध्य पत्राचार में संघ की राजभाषा का प्रयोग होगा, अनिवार्यतः होगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याय अनुपात अपने द्वारा
बोली समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञान कराना, चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने का अधिकार रखते हैं, कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, इनकी भाषा का भी प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 349 में यह व्यवस्था की गई कि संविधान के शुरू के 15 वर्षों की कालावधि तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा। यानी यदि प्राधिकृत पाठ, अधिकृत पाठ, ऑथेंटिक टेक्स्ट अगर मानना है तो अंग्रेजी को ही अंततः अदालत प्राधिकृत पाठ मानेगी, अन्य किसी पाठ को, किसी भाषा के पाठ को नहीं मानेगी। इस तरह संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के समाधान के लिए संघ या संबद्ध राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में निवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था के जरिए भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकतर उनके अधिकार सुरक्षित रखे गए और ये अधिकार उन्हें दिए भी गए। संविधान का अंतिम अनुच्छेद 351 जो राजभाषा हिंदी के प्रावधानों से संबद्ध है, वो बड़ा महत्वपूर्ण बन गया। इसके अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी को एक ऐसी सर्वमान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे जिसका पूरे राष्ट्र में गर्व के साथ प्रयोग अनुप्रयोग किया जा सके और वह भारत की मिश्रित संस्कृति को अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। इसके लिए हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करना पड़े तो वह करे, उनसे समृद्ध करे और सुझाव भी आमंत्रित करते रहे। इस तरह मित्रों, वास्तव में राजभाषा हिंदी एक बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व की अवधारणा है और उसके लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान भी किए गए हैं और निश्चित रूप से वो प्रावधान हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इन पर चर्चा फिर हम आगे करेंगे। आज के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।